नमस्कार, मैं आपका साथी सीए कवलजीत सिंह। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर लैंड की सेल पर होने वाले टैक्स के इम्प्लीकेशंस के बारे में। एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप सेल करते हैं तो उसके ऊपर इनकम टैक्स में लायबिलिटी आती है। इनकम टैक्स के सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 में कैपिटल गेन को डिफाइन किया गया है और इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करता है तो उस कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र पर होने वाले प्रॉफिट को कैपिटल गेन कहा जाएगा और उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स पे करने की लायबिलिटी आएगी। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है कैपिटल एसेट्स, और कैपिटल एसेट्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर। कैपिटल एसेट्स मीन्स property of any kind held by SSC whether or not connected with the business or profession। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है property of any kind। एनी काइंड प्रॉपर्टी मीन्स किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो उसे कैपिटल एसेट्स मान लिया जाता है। आगे देखेंगे वेदर इट इज़ कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, चाहे आपकी वह प्रॉपर्टी आपके बिजनेस से संबंधित हो, चाहे वह प्रॉपर्टी आपके पर्सनल यूज़ में ही यूज़ हो रही हो, उसे भी कैपिटल एसेट्स मान लिया जाता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर लैंड भी कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में कवर हो जाती है और एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने के ऊपर आपको टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है। इस डेफिनेशन में अभी तक हमने देखा कि एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट्स मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और उन एक्सेप्शंस में एक एक्सेप्शंस रूरल एग्रीकल्चर लैंड की भी है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता। अगर आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड को सेल करेंगे तो उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि यह रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से ही बाहर है। आपको अब यह देखना है कि आपकी लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड है या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। यह पता कैसे लगेगा? इसके लिए इनकम टैक्स में रूरल एग्रीकल्चर लैंड को भी डिफाइन किया गया है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड वह लैंड होती है जो कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है? तो आइए इसको देखते हैं। इसको समझने के लिए आपको ऐसे देखना होगा कि क्या आपकी लैंड म्युनिसिपल एरिया के अंदर आती है। आप म्युनिसिपैलिटीज़ भी यहाँ पे बोल सकते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी बोल सकते हैं, कंटेनमेंट बोर्ड भी बोल सकते हैं। आप किसी भी नाम से इसको बोलें तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपकी लैंड म्युनिसिपैलिटीज़ एरियाज़ के अंदर में आती है कि नहीं आती। सेकंड, आपको देखना है कि अगर म्युनिसिपैलिटी एरिया के बाहर है तो क्या होगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपकी लैंड म्युनिसिपैलिटी एरिया के अंदर में आती है तो क्या होगा। अगर आपकी लैंड म्युनिसिपैलिटी एरिया के अंदर आती है तो उस केस में आपको यह देखना है कि उस म्युनिसिपैलिटी या उस म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन की पॉपुलेशन कितनी है। अगर उस म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन की पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो वह लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड मान ली जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव कि वह लैंड आपकी म्युनिसिपैलिटी एरिया के अंदर आती है। और अगर म्युनिसिपैलिटीज़ एरिया के अंदर आती है और पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है तो वही लैंड आपकी अर्बन लैंड मान ली जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन में हम देखेंगे कि अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड म्युनिसिपल एरिया के बाहर है तब क्या होगा। अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड म्युनिसिपल एरिया के बाहर है तो उस केस में आपको 3 क्राइटेरिया देखने होते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है, अगर आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम है तो इस केस में 2 किलोमीटर तक का एरिया, उस म्युनिसिपल के लोकल लिमिट से 2 किलोमीटर तक का एरिया को आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे और 2 किलोमीटर के बाहर के एरिया को आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। इसी तरह सेकंड क्राइटेरिया है, अगर उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम है तो इस केस में आप जो किलोमीटर की रेंज है वो 6 किलोमीटर की रेंज को देखेंगे। 6 किलोमीटर तक की रेंज आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मान लिया जाएगा। 6 किलोमीटर के बाहर की लैंड आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड मान ली जाएगी। थर्ड क्राइटेरिया, अगर आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो यह दूरी 6 किलोमीटर से बढ़ के 8 किलोमीटर हो जाती है। 8 किलोमीटर तक की दूरी तक आपकी लैंड को अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मान लिया जाता है और 8 किलोमीटर से बाहर की लैंड को रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की डिस्टेंस को एरियली मेजर किया जाएगा और साथ ही पॉपुलेशन देखने के लिए लास्ट सेंसस की जो पॉपुलेशन पब्लिश हुई है उसको देखना होता है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को अगर गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी एक्वायर किया जाता है तो इस केस में आपको कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती, क्योंकि यह सेक्शन 10 क्लॉज 37 में एग्जम्प्ट है। अभी तक हमने यह समझ लिया
कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स का रेट क्या होगा, क्या हम प्रॉपर प्लानिंग करके इस कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकते हैं, तो आइए देखते हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड को 24 मंथ से कम के लिए होल्ड किया है और उसके बाद आप इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इस केस में यह प्रॉपर्टी आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। इस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना होगा और यहाँ पर जो टैक्स होगा वह आपका नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। अगर आप इसी लैंड को 24 मंथ या उससे ज़्यादा के लिए होल्ड करके बेचते हैं, तो इस केस में यह एसेट्स आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी और उस केस में आपको स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा जो कि 20% का है। यहाँ पर आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम टैक्स स्लैब में आते हैं जो कि 30% है, उस केस में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को 2 ईयर या 2 ईयर से ज़्यादा के लिए होल्ड करके उसके बाद सेल करते हैं, तो आपको स्पेशल टैक्स रेट 20% से कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि मैक्सिमम टैक्स रेट से कम है। साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इनकम टैक्स में कुछ और एग्जम्पशंस दी गई हैं जिनका बेनिफिट आप उठा सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 54B की। सेक्शन 54B में अगर आप कोई न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते हो पुरानी एग्रीकल्चर लैंड सेल करने के बाद, तो इस केस में आपको सेक्शन 54B में एग्जम्पशंस मिलता है। सेक्शन 54B की एग्जम्पशंस लेने के लिए कुछ एक कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना होता है। सबसे पहली कंडीशन है एग्रीकल्चर लैंड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाई इंडिविजुअल और HUF, मतलब कि एग्रीकल्चर लैंड अगर इंडिविजुअल और HUF ने ट्रांसफ़र करी है उसी केस में ही यहाँ पर एग्जम्पशंस मिलेगी। सेकंड कंडीशन है एग्रीकल्चर लैंड हैज़ बीन यूज्ड बाय इंडिविजुअल और हिज पेरेंट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ड्यूरिंग 2 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। मतलब यह है कि आपने जो एग्रीकल्चर लैंड सेल करी है वह 2 साल तक आपने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करी हो, चाहे वह आपने खुद करी हो चाहे आपके पेरेंट्स ने करी हो, तभी यहाँ पर एग्जम्पशंस मिलेगी। थर्ड कंडीशन है SSC had purchased another agriculture land within a period of 2 years after the date of transfer of agriculture land for agricultural purpose only। ओरिजिनल एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने के बाद आपको 2 साल के अंदर अंदर न्यू एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करना होता है। यह न्यू एग्रीकल्चर लैंड रूरल भी हो सकती है और अर्बन भी हो सकती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने 2 साल के अंदर अंदर आपको न्यू एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करना है, लेकिन एक कंडीशन और है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले ही आपको यह इन्वेस्टमेंट न्यू एग्रीकल्चर लैंड में करना होता है। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद पाते, तो उस केस में आपको कैपिटल गेन स्कीम के अंतर्गत अपना पैसा डिपॉजिट करना होता है और 2 ईयर के अंदर अंदर एग्रीकल्चर लैंड परचेज करनी होती है। साथ में एक बात और ध्यान रखने की है कि यह जो आपने न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज की है इसका भी लॉकिंग पीरियड है। इसका लॉकिंग पीरियड 3 साल का है। अगर आपने न्यू एग्रीकल्चर लैंड को विदिन 3 ईयर में सेल कर दिया, तो उस केस में आपकी न्यू एग्रीकल्चर लैंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की वैल्यू में से एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन को माइनस कर दिया जाता है और आपकी न्यू लैंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की वैल्यू कम हो जाती है। हमने जो न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज की है, अगर उसकी वैल्यू कैपिटल गेन की वैल्यू से ज़्यादा है तो हमारा फुल कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा, और अगर हमारी न्यू लैंड की वैल्यू कैपिटल गेन की वैल्यू से कम है तो इस केस में न्यू लैंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बराबर हमको एग्जम्पशंस मिल जाएगी। सेक्शन 54B की एग्जम्पशंस के अलावा हम सेक्शन 54EC में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट करा सकते हैं। सेक्शन 54EC में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एक बॉन्ड्स को नोटिफाइड किया है, जैसे कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इन बॉन्ड्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपने कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट कर सकते हैं। इन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने की मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपए की है, जिसकी मैच्योरिटी 5 ईयर के लिए होती है। इस सेक्शन में एग्जम्पशन लेने के लिए आपको अपनी एसेट ट्रांसफ़र की डेट से 6 महीने के अंदर इन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना होता है। इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को सेल करने पर ही एग्जम्पशन मिलती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इस सेक्शन में एग्जम्पशन नहीं मिलती। सेक्शन 54B, सेक्शन 54EC की एग्जम्पशंस के अलावा आप सेक्शन 54 ऐप में भी एग्जम्पशंस ले सकते हैं।
इस सेक्शन में आप एक रेसिडेंशियल हाउस परचेज कर सकते हैं और अपना कैपिटल गेन एग्जम्प्ट करा सकते हैं। सेक्शन 54 ऐप में एग्जम्पशंस लेने के लिए कुछ एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होता है। पहली कंडीशन है एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ, यह एसेट्स इंडिविजुअल या एचयूएफ के द्वारा ट्रांसफ़र की गई हो। सेकेंड कंडीशन है एसेट मस्ट बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, यह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स पे ही मिलेगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र होने पर यहाँ पर एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी। थर्ड कंडीशन है कि यू शुड नॉट हैव मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, जब आपने ये एसेट ट्रांसफ़र करी है उस समय आपके पास एक से ज़्यादा रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ कंडीशन है कि आपको रेसिडेंशियल हाउस परचेज करना है और ये रेसिडेंशियल हाउस ट्रांसफ़र की डेट से 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद तक आपको परचेज कर लेना है। कंस्ट्रक्शन के केस में आपको यहाँ पर 3 साल का टाइम मिलेगा। अगर आप ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं तो आप सेक्शन 54F में एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन में एग्जम्पशंस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलती हैं। आप अगर अपना नेट सेल कंसीडरेशन फुली इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको फुल कैपिटल गेन की एग्जम्पशंस मिल जाएगी, अदरवाइज आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैपिटल गेन की एग्जम्पशंस मिलेगी। इस तरह से आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। आपने देखा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई भी एग्जम्पशंस नहीं मिल रही और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको सेक्शन 54B, 54EC एंड 54F की एग्जम्पशंस मिल रही हैं। अगर आप अपना कैपिटल गेन बचाना चाहते हैं तो आप ऐसे टैक्स प्लानिंग करिए कि आपका होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से ज़्यादा हो जाए, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगे और आपको ये सारी एग्जम्पशंस मिल जाएँ। साथ ही अगर आप मैक्सिमम टैक्स स्लैब में आ रहे होंगे तो आपको स्पेशल टैक्स रेट जो कि 20% है उस रेट से टैक्स चार्ज होगा, जिससे कि आपको टैक्स में कंसेशन मिलेगी। अभी तक हमने समझ लिया कि एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी आती है और वह भी सिर्फ और सिर्फ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने पर ही इनकम टैक्स की लायबिलिटी आती है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने पर इनकम टैक्स की कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से ही बाहर है। थैंक यू हमारे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।